डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अध्यापन से जुड़ी हुई हूँ। आज हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके पहले हमने मूल अधिकारों का अध्ययन किया था, जिनका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 3 में है। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वे मूल अधिकार कहलाते हैं। बच्चों, हमने इस बात का अध्ययन किया था, इस बात को समझा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक स्वतंत्र नागरिक के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास नहीं कर सकता है। मूल अधिकार लोकतंत्र का आधार है। मूल अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपना विकास करता है और साथ ही स्वतंत्र जीवन जी सकता है। मौलिक अधिकारों का जब हमने अध्ययन किया था तो हमने देखा था विभिन्न प्रकार के अधिकार भारत का संविधान भारत के नागरिकों को प्रदान करता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और हमने पढ़ा था बच्चों किस तरह से जो संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में जिसका उल्लेख था, वह अब एक कानूनी अधिकार बन के रह गया है। इसके अतिरिक्त हमने देखा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और हमने बच्चों पढ़ा था कि कैसे इन सब अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दिया गया है। तो जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हैं, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि अब अधिकारों के अभाव में मतलब हम मान लें कि अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं, यदि हम समान नहीं हैं, तो हम एक गरिमामय जीवन का यापन नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हमें असुरक्षा की भावना रहेगी। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे वो इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे कि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया जाना आवश्यक है। यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ जाएं तो हमने पहले पढ़ा था कि भारत का जो संविधान है बहुत ही व्यापक संविधान है, लिखित संविधान है। उसे संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया है। यह सभा जो थी वह निर्वाचित सदस्यों की सभा थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे प्रारंभ में, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो भारत के जो संविधान का निर्माण है वह बहुत ही लंबे विचार विमर्श के बाद, तर्क वितर्क के बाद संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान के निर्माण में देश के प्रबुद्ध, विवेकशील, विद्वान लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। बहुत अच्छे विधिवेत्ता थे, कानून के ज्ञाता जन इसमें सम्मिलित थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, BN राव, सरोजनी नायडू जैसी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। दुर्गाबाई, तो कई, हंसा मेहता, कई महिलाएं भी इसमें शामिल थी। और जो प्रत्येक कोशिश करी गई कि जो समाज के विभिन्न वर्ग है, प्रत्येक वर्ग है, उनको संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच विचार कर भारत के संविधान का निर्माण किया। हम जानते हैं संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और भारत का संविधान
1950 में लागू हुआ। बहुत ही सोच विचार कर जो इसमें खंड सम्मिलित किए गए। तो जैसा कि हमने पढ़ा, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में थे और जो संविधान लागू हुआ 1950 में, उसमें केवल मूल अधिकारों का उल्लेख था। और आज जो महत्वपूर्ण हम विषय जो हम पढ़ रहे हैं, मूल कर्तव्य, यह मूल संविधान में नहीं दिए गए थे। लेकिन 1976 में संविधान में व्यापक स्तर पर संशोधन हुए। 1976 में जब व्यापक स्तर पर संशोधन हुए, तब यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य यानी कि कौन कौन सी उनकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए। कि हम बच्चों, देखो, अधिकारों की बात तो हम करते हैं कि हमको अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन देश का उत्तरदायी नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के उल्लेख की आवश्यकता को 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इतने व्यापक स्तर पर संशोधन हुए थे इस समय कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है उस अमेंडमेंट को। तो बाद में संविधान का जो चौथा भाग है, चतुर्थ भाग है, उसमें चतुर्थ अ जोड़ा गया और मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। अब हम ये जानेंगे कि ये 10 मूल कर्तव्य कौन से थे जिन्हें जोड़ा गया। पहला, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि हमें देश के प्रति अपनी निष्ठा रखनी चाहिए, अपनी देशभक्ति की भावना को जगाए रखना होगा। क्योंकि हमने बच्चों पहले भी पढ़ा था कि राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते समय कि कितनी कठिनाइयों के बाद, कितने लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। तो जो प्रेरक आदर्श थे उनको हम हमेशा ससम्मान अपनी भावनाओं में रखें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा भी दी जा सकती है। भारत की एकता की रक्षा करनी होगी, अखंडता, है ना। हम देखते हैं कई बार छोटे छोटे हितों के लिए देश की अखंडता को भी दांव पर लगा दिया जाता है। जब हम क्षेत्रीयतावाद की समस्याओं को पढ़ते हैं, भाषावाद या जातिवाद की समस्याओं को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो मुद्दे हैं ये राष्ट्र के एकीकरण में, देश की अखंडता में बाधक सिद्ध होते हैं। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। यानी कि राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा हमारा परम धर्म होना चाहिए। पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। भारत के सभी भागों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इस प्रकार 2 कर्तव्यों का बोध कराया गया: समस्त भारतीयों के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास और स्त्रियों का सम्मान करना। यानी कि हम आपस में भाईचारा रखें और धर्म या जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण न अपनाएं और समाज में महिलाओं का सम्मान हो। छठा जो मूल कर्तव्य है वह है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। कि हमारी जो संस्कृति है बहुत ही समृद्ध इतिहास है देश की संस्कृति का,
उसकी रक्षा करने में हम जितना योगदान दे सकते हैं वह देने का प्रयास करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। पर्यावरण की हम रक्षा करें, एनवायरनमेंट जो है जिसमें हम रहते हैं उस वातावरण की हम रक्षा करें और जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारे आसपास उसका हम संवर्धन करें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। बच्चों, हम देखते हैं कि हम जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हम रक्षा की कई बार अनदेखी करते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा नहीं है तो हमें क्या मतलब है। हम जनरल पार्क्स में हम देखते हैं कि जो पार्क हैं उनमें जो झूले लग रहे होते हैं, जो बेंचेस हैं, वहीं पे लोग कूड़ा फेंक देते हैं। किस तरह से उसका संपत्ति का मिसयूज़ होता है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो हम मतलब अपनी संपत्ति की तो हम बहुत रक्षा करते हैं और सार्वजनिक संपत्ति के लिए हम सोचते हैं कि इसमें क्या है, इसमें ना तो हमारा पैसा लगा है ना हमारा कोई नुकसान होगा और ये तो भाई सरकार की संपत्ति है। तो ऐसा न माने, क्योंकि प्रत्येक नागरिक यदि उस संपत्ति की रक्षा अपनी समझ के करेगा तभी वह लंबे समय तक जिन उद्देश्यों के लिए लगाई गई है उन प्रयोजनों को भी पूरा करेगी और लंबे समय तक अच्छी रहेंगी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। प्रत्येक जो नागरिक है उसे समूह रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और राष्ट्र के लिए प्रगति का भाव मन में रखना चाहिए। 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर अनुच्छेद 51 क को संशोधित करते हुए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। तो ये तो थे भारत के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों की आलोचना के भी कुछ आधार हैं। आलोचकों द्वारा कहा गया है कि जो मूल कर्तव्य हैं उनके उल्लंघन पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। विश्व के अनेक देशों के संविधानों में ऐसी व्यवस्था है कि यदि नागरिक मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें मूल अधिकार तथा नागरिकता से भी वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किए जाने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि नागरिक मूल कर्तव्यों का अवश्य पालन करेंगे। दंड की व्यवस्था न होने के कारण संविधान में उनके उल्लेख का कोई महत्व नहीं रहता है। आलोचकों द्वारा यह भी कहा गया कि कई मूल कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास। ऐसी कई बातें हैं जिनकी व्याख्या व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण, अपनी मान्यता के अनुसार मनमाने रूप से कर सकता है। मूल कर्तव्य के संबंध में ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये अत्यधिक आदर्शवादी है, व्यवहारिक नहीं है। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन का विकास, ये ऐसी ही कुछ बातें हैं।
कुछ पक्षों द्वारा यह भी आशंका व्यक्त की गई कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख करने में जिस शब्दावली को अपनाया गया उसकी आड़ में शासन जनता पर अत्याचार कर सकता है, जैसे कि भारत की संप्रभुता के नाम पर शासन की संप्रभुता स्थापित करने का प्रयत्न किया जा सकता है। तो विद्वानों द्वारा, समीक्षकों द्वारा मूल कर्तव्यों की ये आलोचनाएं भी की गई, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों का उपभोग संभव नहीं है। संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि भारत के नागरिक राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से प्रेरित है, इसलिए कर्तव्य बोध उनमें रहेगा और कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे यह देखा गया कि नागरिकों का दायित्व बोध कमजोर पड़ने लगा, इसलिए यह अनुभव किया कि संविधान में ही मूल कर्तव्यों का उल्लेख करा जाना चाहिए। यद्यपि कुछ कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट प्रतीत होती है समीक्षकों के अनुसार, लेकिन फिर भी अधिकांश कर्तव्यों की भाषा और उनका जो भाव है वह स्पष्ट है। संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर और भारत की एकता व अखंडता की रक्षा विशेष उल्लेखनीय है। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुभाषी समाज में समन्वित संस्कृति की रक्षा भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसके साथ ही नागरिक चेतना को भी विकसित किया जाना चाहिए, जिससे शासन कभी भी कर्तव्यों को लागू करने के नाम पर मनमाना आचरण न कर सके। जापान, इटली, सोवियत रूस, चीन और कई अन्य यूरोपियन देशों के संविधानों में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी उल्लेखित हैं। भारत में भी कर्तव्यों के महत्व को स्वीकार करते हुए संविधान में इन्हें स्थान दिया गया और आशा की गई कि भारत के नागरिकों को स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों का बोध होगा और अच्छे ढंग से इनका पालन किया जाएगा। इसलिए मूल कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा सर्वोच्च धर्म समझकर किया जाना चाहिए। तो ये तो थे विद्यार्थी मूल कर्तव्य, जो किसी भी राष्ट्र में नागरिकों के उच्च आचरण से संबंधित है, देश की प्रगति के लिए आवश्यक है और उत्तरदायी नागरिक होने के नाते हमें इनका पालन करते हुए राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का परिचय देना चाहिए।